चुनाव के नतीजे घोषित हुए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सरकार बनाई। बंद कर लो भैया आवाज किसकी। सभी मेरे कांग्रेस पार्टी के साथियों का, हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के हमारे एक एक कार्यकर्ता का और अन्य राज्यों से भी आए हुए मेरे साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जी जान लगा कर के जो है इस चुनाव को लड़ने का काम किया और 83,000 वोट, लगभग 48% वोट जो है वो हमें मिला घरौंडा विधानसभा से। ये सब मेरे साथियों की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने हर बूथ के ऊपर जबरदस्त लड़ाई लड़ी। पिछली बार इसी विधानसभा चुनाव में 2019 में हमें लगभग 49,000 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस पार्टी को 83,000 वोट जो है वो मिली है और मुझे लगता है कि हरियाणा में गिनी चुनी सीटें ऐसी हैं जहां पर 5 या 7 सीटें जहां पर 80,000 से ज़्यादा वोट हम कोई भी पार्टी क्रॉस करी है और विधायक चुने गए। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हम 83,000 वोट लेने के बावजूद हम थोड़ी सी वोट के मार्जिन से इस चुनाव को निकाल नहीं पाए। तो सभी आप सब के माध्यम से मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ और उनसे ये अपील भी करता हूँ कि हम अब विपक्ष में हैं, हमारे लिए संघर्ष का रास्ता है और चाहे हम चुनाव जीतते भी तो भी विपक्ष में बैठना था और संघर्ष ही करना था। तो अब सिर्फ फर्क इतना ही है कि भाई अब हम विधानसभा के कमरे में नहीं बैठे, परंतु हम भाजपा की नीतियों के खिलाफ लगातार जो है वो मजबूती से संघर्ष करेंगे। चाहे वो हमारे किसान भाइयों की लड़ाई है, चाहे वो और आम आदमी की लड़ाई है, और जो मुद्दे हम लेकर के चले थे उन तमाम मुद्दों पे हमारा संघर्ष जो है वो बिल्कुल जारी रहेगा। जनहित में हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सभी मेरे साथियों को भी जानकारी होनी चाहिए, सभी प्रदेशवासियों को भी जानकारी होनी चाहिए कि काउंटिंग के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, ताकि प्रदेश के एक एक कोने तक इस बात को पहुंचाना जरूरी है। हमें अपेक्षा थी कि काउंटिंग का प्रोसेस बड़ा फेयर होगा। मैं काउंटिंग से एक दिन पहले मैं स्वयं लगभग पूरे 10 से 12 लॉयर्स का डेलीगेशन लेकर के मैं रिटर्निंग अफसर से मिल के आया। हमने 3 दरखास्तें उनको दी। पहली दरखास्त कि हमारे मोबाइल फ़ोन को, कैंडिडेट के मोबाइल फ़ोन को अलाउ किया जाए, जो कि रूल ये कहते हैं इलेक्शन रूल्स कि रिटर्निंग अफसर का मोबाइल फ़ोन भी और कैंडिडेट का मोबाइल फ़ोन भी काउंटिंग हॉल के बाहर उन्हें एक कम्युनिकेशन रूम सेट करना पड़ता है और वहाँ पे वो मोबाइल रखना अलाउड होता है, ताकि कैंडिडेट और रिटर्निंग अफसर का कम्युनिकेशन चैनल किसी बात को अगर उठाना है तो वो बना रहे। ये इलेक्शन रूल्स कहते हैं। मैंने वो कॉपी इलेक्शन रूल्स की संलग्न की। उसके बावजूद उन्होंने मुझे इस बात का एश्योर किया कि हम कम्युनिकेशन रूम को बनाएंगे और आपके मोबाइल को वहाँ रख लेंगे। परंतु अगले दिन जैसे ही गिनती शुरू हुई, हमारे मोबाइल को गेट के ऊपर ही जब्त कर लिया गया और वहाँ पे रखवा दिया गया, जबकि रिटर्निंग अफसर मोबाइल फ़ोन लेकर के ही वहाँ रूम के अंदर बैठे रहे, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, इलेक्शन रूल्स के खिलाफ है। जब मैंने पता किया कि ऐसे क्यों लेकर के आए तो बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर करनाल ने ऑर्डर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर करनाल कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन को 6 से 7 फ़ोन अलाउ करेंगे डीसी के द्वारा। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि उन मोबाइल फ़ोन्स को वो अलाउ करें काउंटिंग हॉल के अंदर। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काउंटिंग होती है, वो ही सुप्रीम होते हैं। दूसरा, हमने दरखास्त दी थी कि जब तक एक राउंड का रिजल्ट पूरा कंपाइल होकर डिस्प्ले ना हो जाए तो सेकंड राउंड की मशीन स्ट्रांग रूम से ना निकाली जाए। वो एप्लीकेशन भी आरओ के पास रिसीव्ड है और उसके बावजूद उन्होंने
3-3, 4-4 राउंड की मशीनें एक साथ निकाल करके काउंटिंग हॉल के अंदर रखना शुरू किया और सबको कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड की गिनती के अंदर उलझा करके उन मशीनों को वहीं रखना शुरू लाकर स्ट्रॉन्ग रूम से रखना शुरू कर दिया। गिनती के दौरान कई मशीनें ऐसी मिली जिनका मशीन नंबर और फॉर्म 17 जो कि सरकारी अधिकारियों द्वारा ही पोलिंग वाले दिन इशू किया जाता है, वो नंबर मैच नहीं थे, जो कि किसी भी कीमत पे हो नहीं सकता था ऐसा। हमने तुरंत एप्लीकेशन रिटर्निंग अफसरों को दी कि इन बूथों की गिनती को रोका जाए, जिसमें से नरवी कला गांव का भी बूथ नंबर 10 भी मेरे को याद है, वो था उसका। हमारे से एप्लीकेशन लेने के बाद उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को एक तरह से अपील को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि भाई हम गिनती को से आगे बढ़ेंगे और ह्यूमन एरर कह करके उसको लगभग 16 से ज्यादा मशीनें ऐसी थी जिनके अंदर 99% बैटरी थी। तो जब कोई भी मशीन का नंबर 17 फॉर्म का मकसद यही है 17C का कि चुनाव में धांधली को रोकने के लिए मशीन बदली ना जा सके, उसको रोकने के लिए 17C फॉर्म इशू किया जाता है। उसके अंदर मशीन का नंबर डाला जाता है, एक कॉपी उस फॉर्म की पोलिंग एजेंट को दी जाती है और एक कॉपी उस फॉर्म की सरकार के पास रहती है। हमारे पास 250 के 250 बूथों के 17C फॉर्म अवेलेबल है। उसके बावजूद जब मशीन नंबर वहां पे डिफरेंट निकला तो स्वाभाविक था कि भाई मशीन के चेंज होने के चांसेस उसके अंदर नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कर दी होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पर्पस के लिए 17C बनाया जाता है वो पर्पस वहां पे डिफीट हो रहा था और चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि जैसे कि 10 से 12 मशीनें जो 99% बैटरी थी, आप कैसे जो 5 बजे मॉक पोल 6 बजे स्टार्ट हो गया और शाम के 6 बजे तक जिस मशीन के अंदर लगातार वोट डली है उस मशीन की बैटरी 99% कैसे रह सकती है, ये एक अननेचुरल सर्कमस्टांस है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इस बात पे लिखा है। अब 99% बैटरी का मतलब क्या है? 99% बैटरी कब चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है? ऐसा कहा जाता है कि जब किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से डाटे को आपने चेंज करना है, उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रेडियो फ्रीक्वेंसी से डाटे को मैनेज करने के लिए आपको बैटरी बैकअप पूरा चाहिए और वो इसीलिए 99% बैटरी के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी से चांसेस हो सकते हैं कि आप मशीन को मैनेज कर सकें। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि बैलेट में और इस मशीन के अंदर अंतर ये है कि बैलेट मोर लगती है। बैलेट में अगर गलत काउंटिंग भी हो तो रिकाउंटिंग के दौरान वो सही चीज सामने आ सकती है। मशीन के डाटे को अगर आपने मैनेज कर लिया तो डाटा तो आप रिकाउंटिंग करोगे तो वही डाटे को डिस्प्ले करेगा। इसलिए बैलेट का हमेशा से चुनाव होना बेटर रहता है ईवीएम से। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ, एलिगेशन लगा रहा हूँ कि भाई मेरा डाटा मैनेज हो गया, पर सर्कमस्टांसेस 100% इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि जहाँ पर फेयरनेस ऑफ काउंटिंग जो है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं तो यही चाहूँगा कि देश में जो है और बेटर रूल्स तैयार किए जाने चाहिए जिससे फेयर इलेक्शन कराने में और मदद मिल सके ताकि डेमोक्रेसी को और मजबूत किया जा सके। बाकी आप सब साथियों ने सहयोग किया, पूरे चुनाव में आप सब साथियों का सहयोग रहा, मीडिया के साथियों का बहुत सहयोग रहा। डिग्री की बात नहीं, ये एक अननेचुरल सर्कमस्टांस की बात है। क्या ये नेचुरल है कि आप ही बताएं कि एक ईवीएम जो पूरा दिन यूज हो रही है वो 98% बैटरी पे कैसे, या तो वो यूज नहीं हुई या वो यूज हुई तो वो बैटरी उसकी यूज नहीं क्यों नहीं हुई। तो ऐसे तो 15-16 मशीनें हमारे उसके अंदर भी थी, हमारे में कम से कम 15-16 मशीनें थी जो 99%, और उन 99% मशीन्स के अंदर ही कांग्रेस हार रही है। तो अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखेंगे और जोड़ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है
फेयरनेस के ऊपर। हालांकि अब इसका एविडेंस को लाना बहुत एक आसान काम नहीं है, और लीगली भी मैं समझता हूँ कि भाई एक टफ टास्क है, बट अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का सिक्वेंशियल अगर आप आउटकम देखें तो कहीं ना कहीं अननेचुरलनेस जो है वो दिखती है। जो और लोग भी टिकट मांग रहे थे, आपको लगता है कि उन्होंने आपका साथ दिया? उनका तो पता ही था। क्या उनकी वजह से नुकसान हुआ? नुकसान तो छोटा मोटा होता ही है चुनाव में। अब 4000 वोट है, अगर किसी ने 1000 1500 का नुकसान कर दिया, इतना नुकसान तो करने लायक हर कार्यकर्ता होता है। हर कार्यकर्ता जो आपका है वो इतना नुकसान कर सकता है। अब किसी के अब कोई करना चाह रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं स्ट्रांग रूम में, क्या वो फुटेज वगैरह चेक करवाएंगे आप लोगों ने? मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। मशीन के डाटे को रेडियो फ्रिक्वेंसी से मैनेज करना इम्पॉसिबल नहीं है। बैटरी कैसे मैनेज हो जाएगी? वो हो सकता है बैटरी को कैसे उन्होंने चेक किया है, या मशीन को चेंज किया है, या क्या किया है। मशीन को चेंज किया होगा तो एक जो 14 सीटों वाला मैसेज वायरल, पर बैटरी 99% है, ये तो फैक्ट है। एक जो 14 सीटों वाला मैसेज, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैटरी 99% कैसे पता लगती है। जैसे आप मशीन को ऑन करते हो, पहले वो सबसे पहले डिस्प्ले करती है कि उसमें कितने % बैटरी है। वो लिखा आता है उसमें मशीन के ऊपर। तो वो अगर मशीन में 60% बैटरी है तो वो डिपिक्ट करेगी मेरे में 60% है। 99% है तो वो डिपिक्ट करेगी। तो उनकी मशीन 99% डिपिक्ट कर रही है। तो ये जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना है। ऐसा तो नहीं होता कि बैटरी बिल्कुल डाउन होगी और उसको चार्ज लगा कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हो ही नहीं सकता। वो तो मशीन को 6 बजे जब काउंटिंग पोलिंग बंद होगी, कहीं स्ट्रांग रूम से आया था कि 30-35 मिनट कैमरे बंद रहे हैं। क्या करनाल में ऐसा रहा? देखिए, उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। जिस बात की मेरे पास पुष्टि नहीं है मैं नहीं कह सकता हूँ, बट 99% बैटरी अगर उसके अंदर है तो उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, कैसे रही उसके अंदर बैटरी। एक सर मैसेज वायरल हो रहा है 14 सीटों का, जिस वो मैसेज हमारे इंचार्ज के पास पहुंचा है गुजरात में काउंटिंग शुरू से 3 घंटे पहले। क्या मैसेज है? वो मैसेज एक व्हाट्सएप मैसेज है जिसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो गुजरात से मैसेज आया है, बट उसमें उन्होंने 2 घंटे पहले मैसेज करके 14 सीटों का उल्लेख किया है कि इन 14 सीटों को रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से मैनेज किया गया है। और कौन कौन सी सीटें हैं? ये एक मैसेज है, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ उस मैसेज को। 2 घंटे पहले गिनती शुरू होने से पहले मैसेज आया। वो लिखते हैं कि टुडे इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस: बीजेपी 46 to 49, INC 36 to 38, INLD 2 to 3, others 3 to 4. The list of seats on which BJP has set the frequency is as follows: Kalka 1, Garoda 22, Asan 23, Rai 29, Karkota 30, Safido 35, Uchala Kala 37, Bhadra 55, Dadri 56, Mahendragarh 69, Odal 83, Badkal 87, Gohana 32, Narwada 38. फिर वो व्यक्ति ये लिख रहा है: These are the seats on which BJP will cheat with high frequency, hence you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the result by uploading data files in EVM. Therefore, there may be 2 to 3 seats different from the numbers given by me, but the result will be same as I have given the figures above. पर इस मैसेज को, क्योंकि इसकी मैं ऑथेंटिसिटी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता हूँ, बट इसकी टाइमिंग जो है मैसेज की, इसमें मैसेज आने से पहले इसलिए बिलीव नहीं किया सकता था कि भाई कोई भी आदमी ऐसा मैसेज भेज सकता है, कि ये गिनती शुरू होने से 2-3 घंटे पहले आया है मैसेज। पर इस पे गौर नहीं किया गया। गौर इसलिए नहीं किया गया कि कभी भी आ सकता है मैसेज। रिजल्ट आने के बाद इस मैसेज को जब आप कंपेयर करते हो तो ये 14 की 14 सीटें जो है क्लोज मार्जिन से, ये पहले ही आ गया था गिनती से। हाँ, निकल आ गया, 2 घंटे पहले आ गया था। बट मैं इस मैसेज की ऑथेंटिसिटी के ऊपर मैं नहीं कह रहा हूँ कि भी कितना ऑथेंटिक है, पर ये चीज़ें कपल्ड विद काउंटिंग का जो तरीका है और हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर कोई गौर ना होना, ये शो करता है कि हाँ। दूसरा मैं आपको बताना भूल गया कि जो ऑब्जर्वर थे इलेक्शन के अंदर वो अलवर से आए हुए थे। थोड़ी देर के बाद, हर राउंड के बाद, वो जो अपने फ़ोन को ऑन करते थे, जैसे बीपी का मॉनिटर होता है, फ्रीक्वेंसी का वो जो होता है वो डिस्प्ले करता था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है,
कि आप हर राउंड के बाद जो ये मोबाइल को खोल रहे हैं और इसके ऊपर ये बीपी की मशीन की तरह जैसे मॉनिटर करता है, फ्रीक्वेंसी आती है, ये क्यों आप ये कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इससे अपना शुगर लेवल चेक कर रहा हूँ। मैं कहा वो कैसे कर रहे हैं आप? बोला मेरे यहाँ पे चिप लगी है और उससे मेरे मोबाइल के अंदर शुगर लेवल मैं रेगुलर चेक कर रहा हूँ। तो जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई अंदर ले जा ही नहीं सकता, मैं ये कहता हूँ कि भी हो सकता है वो शुगर लेवल की चिप हो, बट चिप लगा करके ऑब्जर्वर अगर रूम में बैठा है तो वो कैसे बैठ सकता है इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा करके? और ये बात उन्होंने मुझे स्वयं बताई है, मैं किसी की सुनी हुई नहीं कह रहा हूँ, मैंने वो पकड़ा है मोबाइल। तो अब ये बड़ा नेचुरल है कि एक चिप लगा हुआ, ऑब्जर्वर के हाथ में चिप लगी है और वो काउंटिंग हॉल के अंदर है। तो अगर उनको बीपी का मॉनिटर करना था या शुगर की मॉनिटरिंग करनी थी तो उनको बताया जाना चाहिए था। वो उनको किसी भी कीमत पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर के काउंटिंग हॉल के अंदर नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो चिप शुगर को टेस्ट करने की। राठौर साहब, आप खुद एक सीनियर एडवोकेट है, सुबह